हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आई एम द फेडेड विलेन मनहुआ के चैप्टर 341 को। अगर आपने पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, इसलिए पहले उसे जरूर चेक कर लीजिए। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं। सुचिका चट्टान के किनारे अकेली बैठी थी और चांदनी से ढके धुंधले रात के आसमान के नीचे फैले विशाल नजारे को खामोशी से निहार रही थी। तभी उसकी छोटी बहन पीछे से आई और बोली कि आज यंग मास्टर की शादी है। फिर उसने पूछा कि वो वहाँ क्यों नहीं गई। सुचिका काफी देर तक चुप रही, फिर धीमी आवाज में पलटकर पूछ बैठी कि क्या उसकी बहन भी यही नहीं रुक गई। उसकी छोटी बहन उसकी ओर मुड़ी, उसके चेहरे पर शांत और हल्की मुस्कान थी। सुचिका के पास आकर उसने कहा कि वो उसकी तरह नहीं है जो यंग मास्टर के प्यार को लेकर इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें पाल कर बैठी हो। उसने कहा कि वैसे भी यंग मास्टर को उसकी उतनी परवाह नहीं थी और उसने तो शुरू से ही रोमांस जैसी चीजों पर कभी विश्वास नहीं किया। यंग मास्टर ने उसे जो कुछ भी दिया था वही उसके लिए काफी था और वो पूरी तरह संतुष्ट थी। उसने समझाया कि उसका काम बस इस जगह को यंग मास्टर के लिए अच्छे से संभालना है, न कि हर दिन उसके सामने रहकर उसे परेशान करना। फिर उसने अपनी बहन से पूछा कि क्या उसने कभी सोचा है कि उसे इतनी तकलीफ सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि वो बहुत ज्यादा चाहती है। सुचिंगा ने चुपचाप अपनी नजरें झुका ली और मन ही मन सोचने लगी कि क्या सच में वो बहुत ज्यादा मांग रही थी। उसकी छोटी बहन ने उसकी ओर हल्की नजर डालते हुए कहा कि अगर उसे पावर, धन दौलत या कल्टीवेशन चाहिए होती तो गोचेंग उसे बिना किसी मुश्किल के दे सकता था, लेकिन उसे तो बस उसकी सबसे अनमोल मोहब्बत ही चाहिए थी। सुचिंगा सिर्फ इतना बुदबुदाई कि अब वो उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से वापस लौटना नामुमकिन है। तभी उसके पीछे मौजूद रेमनेट सोल उसे बेवकूफ कहकर डांटने लगी और बोली कि उसे तो अपनी छोटी बहन जितनी समझ भी नहीं है। 3 दिन बाद वही कोफिन जिसे चांग होंगी गुचैंग की शादी में लेकर आया था फिर से दिखाई दिया। उससे अब भी हल्की सी अंधेरी और डरावनी ओरा निकल रही थी। बहुत से डाउ अचीवर्स कोफिन के चारों ओर इकट्ठा हो चुके थे। उनमें से एक ने हैरानी से पूछा कि गुफ फैमिली आखिर इमोर्टल की लाश को ऐसी जगह पर यूं ही क्यों फेंक देगी। दूसरे ने अंदाजा लगाया कि शायद बहुत सारे फैक्शंस उसे मांगने आ गए थे। गुफ फैमिली समझ गई होगी कि वो उसे अपने पास नहीं रख पाएगी, इसलिए उन्होंने उसे बाहर फेंक दिया ताकि बाकी लोग आपस में लड़ते रहें। तभी एक महिला कल्टीवेटर है हल्के से हंसी और बोली कि उनकी चालाकी सच में कमाल की है। कुछ ही देर में एक डाउ अचीवर अधीर हो गया और इमोर्टल की लाश पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ गया। ऐसा करते हुए उसने कहा कि उसका इरादा तो पहले वो फैमिली के पास जाकर बातचीत करने का था ताकि उसे उसका थोड़ा बहुत हिस्सा मिल जाए, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। उसने सबको प्रस्ताव दिया कि उन्हें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। अभी तक बहुत कम लोगों को इसकी जगह का पता चला है, इसलिए सब लोग इसे बराबर बांट लेते हैं। लेकिन अगले ही पल शांत और डरावनी एनर्जी अचानक बेकाबू होकर फट पड़ी और उसने उसकी स्पेक्ट्रल हैंड को पूरी तरह उड़ा दिया। बाकी डॉ अचीवर्स ये देखकर सन रह गए। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि ये डेमोनिक चीज है, पास खड़ी फीमेल कल्टीवेटर ने तुरंत पूरी बात समझ ली। उसने कहा कि ये जरूर चांग होंगे द्वारा गुचिंग गुचे के लिए छोड़ा गया जाल है, तभी तो वो इतनी आसानी से इसे छोड़कर चला गया था। अगले ही पल वो खतरनाक और कोरोसिव ओरा बिजली की तरह आगे बढ़ी और आसपास मौजूद कल्टीवेटर्स को निगलने लगी। वही महिला कल्टीवेटर गुस्से में बड़बड़ाई कि उन्हें तो सिर्फ बलि का मोहरा बनाया गया है। उधर गुचिंग अपने कक्ष में आराम से लेटा हुआ था। उसके पूरे शरीर पर यूमिंग के छोड़े हुए केसेस के निशान अब भी मौजूद थे। उसने मन ही मन सोचा कि अगर वे लोग मर भी गए तो उनकी मौत पूरी तरह बेकार जाएगी। आखिर उसने कभी किसी से ये वादा नहीं किया था कि वो इमोर्टल की लाश मुफ्त में उठा सकता है। गुचैंग ने अपने पास नजर डाली। युएनकोंग कपड़े पहन रही थी। उसने उसकी ओर देखकर कहा कि डिवाइन वाहन डायनेस्टी में अभी भी बहुत सारे काम उसका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए उसे वापस जाना होगा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वह अच्छे से रहे और अगली बार लौटकर उसे फिर से प्यार करेगी। गुचिंग तुरंत मान गया और मजाक में अपनी पत्नी को योर मैजेस्टी कहकर बुलाया। फिर उसने कहा कि उसके जाने से पहले उसके पास उसके लिए एक गिफ्ट है। मिंगकोंग ने हैरानी से उसकी ओर देखा और धीरे से पूछा गिफ्ट। बिना देर किए गोचिंग ने हेवनली वेनरेट का पपेट उसके सामने निकाल दिया। उसे देखते ही मिंगकोंग पूरी तरह चौंक गई। उसने उसकी ओर देखा और तुरंत महसूस कर लिया कि उसमें इमोर्टल रियलम की शक्ति मौजूद। गुचिंग पीछे से उसे गले लगाते हुए बोला कि ये एंशिएंट हेवनली वेनरेट ऑन ऑफ रीइंकार्नेशन है जिसे उसने मारकर पपेट में बदल दिया है। उसने बताया कि भले ही उसने अभी अभी इमोर्टल रियल में कदम रखा हो, लेकिन उसकी ताकत पूरी तरह असली है। मिंगकोंग ने उसकी ओर मुड़कर कहा कि उसकी योजना के लिए तो ऐसी शक्ति की जरूरत थी
की। गुचिंग बस मुस्कुराया और बोला कि उसकी सुरक्षा भी उसकी योजना का ही एक हिस्सा है। मिंग कोंग हल्के से मुस्कुराई, फिर उसकी ओर मुड़ी, उसे किस किया और धीरे से कहा कि वो उससे प्यार करती है। 3 दिन बाद गुचैंग ने डार्क हेवनली कोर्ट के सभी पपेट्स को इकट्ठा किया। उसने आदेश देते हुए कहा कि डार्क हेवनली कोर्ट की घुसपैठ अब जिस स्तर तक पहुंच चुकी है उसके हिसाब से यही सही समय है। अपर रेलम बहुत जल्द पूरी तरह अराजकता में डूबने वाला है और ज्यादातर फैक्शंस के फाउंडेशनल फिगर्स तथा कथित इमोर्टल रोड की तलाश में निकल पड़ेंगे। उसने मन ही मन सोचा कि जिन फैक्शंस के पास रक्षा करने के लिए रेमिनेंट इमोर्टल्स नहीं होंगे वही उसके लिए सबसे आसान शिकार बनेंगे। वो इस अराजकता का फायदा उठाकर एक एक करके सबकी फसल काटेगा। इसके बाद उसने टाओ याओ को पुकारा। उसी समय उसके माथे से एक प्रकाश की किरण निकली और उसने बताया कि एपॉक ट्री पर लगी रिस्ट्रिक्शन अब हटा दी गई है। दूसरी ओर टाओ याओ ने एपॉक ट्री के चारों ओर मौजूद बैरियर को हटा दिया। जैसे ही बैरियर टूटा, एपॉक ट्री की ओरा विस्फोट की तरफ बाहर निकली। उसकी ऑरा लगातार फैलती हुई पूरे अपर रियलम में अनगिनत कल्टीवेटर्स तक पहुंचने लगी। रास्ते से गुजर रहे एक कल्टीवेटर ने हैरानी से कहा कि आखिर हुआ क्या है। उसे महसूस हो रहा था कि स्वर्ग और पृथ्वी की स्पिरिचुअल एनर्जी मानो उबल रही हो। दूसरे ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग और पृथ्वी के लॉज धीरे धीरे पूर्ण हो रहे हो। फिर उसने अविश्वास से कहा, क्या ऐसा हो सकता है? उसी समय एक पति पत्नी अपने बिस्तर के दोनों किनारों पर सो रहे थे। अचानक स्पिरिचुअल ची कमरे के भीतर फैलने लगी। वह आदमी तुरंत जाग गया और स्पिरिचुअल एनर्जी की जबरदस्त लहर को महसूस करते ही उठ बैठा। अगले ही पल उसकी कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू हो गया। वो उत्साह से अपनी पत्नी से बोला कि उसे समझ नहीं आ रहा क्यों, लेकिन उसकी कल्टीवेशन बेस तेजी से बढ़ रही है और वो स्पिरिट सी रीलम में ब्रेक थ्रू करने वाला है। खुद को बेहद शक्तिशाली महसूस करते हुए उसने पूरे आत्मविश्वास से घोषणा कर दी कि अब उन्हें फिर से पूरे 300 राउंड्स तक मुकाबला करना चाहिए। अचानक लाल रंग की एक चमकदार रोशनी आसमान की ओर जा पहुंची। उसे देखकर किसी ने कहा कि किसी ने ब्रेक थ्रू कर लिया है और वो 6th क्राउन प्रिंस है। हेवनली फिनिक्स लेडी खुशी से झूम उठी और बोली कि वो क्वासी एपर रियलम तक पहुंच गया है। 6th क्राउन प्रिंस ने अपने शरीर की ओर देखते हुए कहा कि आखिरकार उसने ब्रेक थ्रू कर ही लिया। दूसरी जगह गुगुओदी बाहर दौड़ता हुआ आया और खुशी से चिल्लाया कि सैकड़ों सालों बाद आखिरकार उसने ब्रेक थ्रू कर लिया। लेकिन बाकी लोगों ने बस उसकी ओर एक नजर डाली और कहा कि ये तो सिर्फ क्वाजी एपर रियलम के फर्स्ट हेवन तक पहुंचा है। उन्होंने ताना मारते हुए कहा कि ब्रेक थ्रू तो ब्रेक थ्रू ही है, लेकिन जो लोग सच्चाई नहीं जानते वे तो समझेंगे कि इसने दायु ही प्राप्त कर लिया है। दूसरी ओर कुछ लोग आपस में बुदबुदा रहे थे कि हेवन एंड अर्थ का वातावरण बदल चुका है। ये एक बड़ी आपदा भी है और साथ ही एक दुर्लभ अवसर भी। एक बौद्ध मंदिर के भीतर एक वेनरेबल मोंक ने अपनी आंखें खोली। उसने महसूस किया कि इमोर्टल रोड अब उतरने ही वाली है। तभी एक दूसरे हिडमक ने बुद्ध चना की ओर देखा। बुद्ध चना शांत स्वर में बोले कि अब बहुत से महान व्यक्तियों की मृत्यु होने वाली है। दूसरी ओर अलग अलग यूनिवर्स से महान कल्टीवेटर्स एक एक करके बाहर आने लगे। सफेद वस्त्र पहने माँ यूनी ने पूछा कि क्या उन्हें उस ओरा का स्रोत मिल गया है। इस पर एक दूसरे कल्टीवेटर ने जवाब दिया कि अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। ब्लैक डीमन ने यंशा वैली के एंसेस्टर की ओर देखते हुए कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके जैसा व्यक्ति भी बाहर आएगा। माँ यूनजी हल्का सा हंसा और बोला कि उसने इस दिन का इंतजार इतने लंबे समय तक किया है, ऐसे में वो भला कैसे शांत बैठ सकता था। उसने आगे कहा कि इमोर्टल बनने के महान डाव के सामने यंशा वैली जैसी ताकत का तो कोई महत्व ही नहीं है। उधर यंशाओ वैली में डार्क हेवनली कोर्ट के लोग प्रकट हो गए। यंशाओ वैली के सभी सदस्य चिंता से भर उठे। उनमें से एक घबराकर बोला कि काले वस्त्र पहने ही ये सभी लोग डाउ अचीवर्स है। क्या ये सच में डार्क हेवनली कोर्ट से है? उसके पीछे खड़े एक व्यक्ति ने उनकी भारी संख्या देखकर कहा कि आखिर वे यन शाओ वैली के साथ क्या करने आए हैं। पहला व्यक्ति अपनी आंखें सिकोड़ कर उन्हें देखने लगा, जबकि उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि जैसे ही पुराने एंसेस्टर यहाँ से गए उसी के तुरंत बाद ये लोग उनके दरवाजे तक पहुँच गए। ये किसी भी हालत में महज संयोग नहीं हो सकता। तभी डार्क हेवनली कोर्ट के एक पपेट ने यन शाओ वैली के एक एंसेस्टर की लाश उनके सामने फेंक दी और ठंडी आवाज में घोषणा की कि वे स्वाभाविक रूप से उन्हें पूरी तरह मिटाने आए हैं। आधा महीना बाद को फैमिली के निवास पर हेड एल्डर ने कहा कि पूरी दुनिया में अब भयंकर अराजकता में डूब चुकी है। हालात ऐसे हैं कि उनके लिए भी मुश्किलों से दूर रहना आसान नहीं है। उसने आगे कहा कि गुचिंग और डिवाइन वाहन डायनेस्टी के बीच विवाह गठबंधन बनने के तुरंत बाद इतनी बड़ी घटना का होना इस बात का संकेत है कि उन्हें अपने अगले कदम पर विचार करना चाहिए। फिर उसने फैमिली हेड से पूछा कि क्या उन्हें भी कुछ लोगों को जांच पड़ताल के
के लिए भेजना चाहिए। फैमिली हेड धीरे धीरे आगे बढ़े और उन्होंने असहमति जताई। उन्होंने याद दिलाया कि गुचिंग पहले ही साफ कह चुका है कि उन्हें इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि गुचिंग एक सर्वोच्च अस्तित्व के रिकॉग्निशिएशन है, इसलिए संभव है कि उन्हें ऐसी बातें पता हो जो बाकी लोगों को नहीं मालूम। उन्होंने एल्डर से पूछा कि क्या वह सच में गचिंग की बात पर भरोसा नहीं करता। एक महिला एल्डर ने भी सहमति जताई और हल्के से हंसते हुए बोली कि ये बात बिल्कुल सही है। उसने कहा कि शायद भविष्य में ग फैमिली उसकी रक्षा नहीं करेगी, बल्कि वही अपर रियलम की ग फैमिली की रक्षा करेगा। पहला एल्डर भी सहमत हो गया और बोला कि जब गुचैंग अपनी दुल्हन को लेने गया था तब उसने एक ही मूव में एपर रियलम के 3 एक्सपर्ट्स को मार डाला था। उस दृश्य ने तो लगभग उसकी हालत ही खराब कर दी थी। काले बाल गो एल्डर ने कहा कि आज तक उन्हें डार्क हेवनली कोड की असली उत्पत्ति का पता नहीं चल पाया है। वो समझ नहीं पा रहा था कि उस संगठन के पास इतने सारे डाओ अचीवर्स आखिर आए कहां से। फीमेल एल्डर ने शांत स्वर में स्वीकार किया कि उसे भी इसका उत्तर नहीं पता। फिर उसने चिंता जताई कि अगर डार्क हेवनली कोड इसी तरह बढ़ता रहा तो क्या एक दिन वो फैमिली पर भी हमला करेगा। उसी समय गुशियान एयर गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसने मन ही मन धीरे से बुदबुदाया, नहीं वो ऐसा नहीं करेगा। एक मुखौटा पहने एल्डर अचानक उसकी ओर मुड़ा और पूछा कि उसने अभी क्या कहा। गुशियानर तुरंत मुस्कुराकर बोली कि कुछ नहीं, लेकिन मन ही मन वो मुस्कुरा रही थी क्योंकि उन्हें अब तक ये नहीं पता था कि उस रहस्यमयी संगठन डार्क हेवनली कोड का असली मास्टर वास्तव में गुचेंग ही है। सौभाग्य से रिबर्थ पोंड में उसने जो शादी वाला दुखद दृश्य देखा था वो सच नहीं हुआ, लेकिन अपर रियलम की मौजूदा स्थिति अब भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी रिबर्थ पोंड में दिखाई दी थी। इसी बीच एंसेस्टर नान गुचिंग के साथ चलते हुए बोले कि अपर रियलम इस समय उथल पुथल में है और अराजकता का युग आने वाला है। ऐसे समय में अगर वह फैमिली अपने हिस्से में शांति बनाए रख सके तो वही काफी है। गुचंग ने कहा कि ये इमोर्टल रोड अब प्रकट होने वाली है। उसने स्वीकार किया कि उसे लगा था कि सभी एंसेस्टर्स भी इसे लेकर बहुत बेचैन होंगे। एंसेस्टर नान ने गचिंग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि पहली बात ये बूढ़ा आदमी मानता है कि उसकी बात मानना हमेशा सही फैसला होता है, और दूसरी बात को फैमिली की फाउंडेशन इतनी गहरी और विशाल है कि उसे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि अगर वे इमोर्टल रोड के लिए प्रतिस्पर्धा भी ना करे तब भी जब इमोर्टल डोमेन अपर रियलम से जुड़ जाएगा तब इमोर्टल डोमेन के एंसेस्टर स्वयं आकर उन्हें वहां ले जाएंगे। इतना कहकर वो आगे चलते रहे और शांत स्वर में बोले कि इसलिए उन्हें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऑलर डीमन जोर से चिल्लाया, ये घोषणा करते हुए कि अगर वो सच में इमोर्टल रोड है तो वे सब मिलकर उसे फोर्स से खोल देंगे। अभी भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण बाकी थी। जैसे जैसे और कल्टीवेटर्स उसके साथ जुड़ते गए और सभी ने मिलकर एक बेहद शक्तिशाली अटैक छोड़ा। वह फिर गिरजा की जितनी जल्दी वे एक्शन लेंगे उतना ही बेहतर होगा। ऐसे मौके पहले आने वाले को ही मिलते हैं, इसलिए कोई भी अपनी ताकत रोक कर ना रखे। कुछ ही पलों बाद वॉइड में एक विशाल दरार दिखाई दी जो लगातार और भी बड़ी होती चली गई। फिर उसमें से इतनी भयानक एनर्जी निकलने लगी कि हर कोई सन्न रह गया। तभी अचानक उनके ठीक सामने एक विशाल डायमेंशन खुल गया। ये दृश्य देखकर सभी कल्टीवेटर्स पूरी तरह स्तब्ध रह गए। कुछ लोग हैरानी से बदबुलाने लगे कि क्या ये सचमुच इमोर्टल रोड हो सकता है। 8 सिरों वाले डीमन की आंखें सतर्कता से फैल गई। उसने आसपास की एनर्जी में अचानक आए भारी बदलाव को महसूस किया। अगले ही पल वो पूरी ताकत से चीखा कि कुछ गड़बड़ है। फिर दहाड़ते हुए बोला कि अब वे सब खत्म हो चुके हैं। अचानक एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी ने सबको अपनी चपेट में ले लिया और एक विनाशकारी एनर्जी वेव चारों तरफ फट पड़ी। एक अनजान कल्टीवेटर हैरानी से सोच ही रहा था कि आखिर ये कैसी रोशनी है। तभी चारों ओर दर्द भरी चीखें गूंज उठी। खुशन सीबी से कुछ कल्टीवेटर्स ब्लास्ट की रेंज से बाहर निकलने में सफल रहे। उनमें से एक जिसने अपनी प्रोटेक्टिव चीज से खुद को बचा लिया था अविश्वास से बोला कि वे लोग तो बस एक ही पल में पूरी तरह खत्म हो गए। उधर माओयजी ने तुरंत सभी को पीछे हटने के लिए कहा। उसने चेतावनी दी कि ये इमोर्टल डोमेन से रिस्क कर बाहर आने वाली आर्टिक इमोर्टलाइट है जो अपर रियलम पर दबाव बना रही है। उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। उसने समझाया कि ये उनके द्वारा खोला गया इमोर्टलिटी का रास्ता नहीं था, बल्कि केवल इमोर्टल डोमेन तक जाने वाला एक मार्ग था। असल में हेवन और अर्थ के एनवायरनमेंट में आए इस भीषण परिवर्तन ने इमोर्टल डोमेन के एक हिस्से को जबरदस्ती अपर रियलम की सीमा से जोड़ दिया था। उसके पीछे खड़े सबोनर्डिनेट ने घबराकर पूछा, सीनियर माओ यूनजी अब हमें क्या करना चाहिए? माओ यूनजी ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, इनिशिएटिव लेना जरूरी है, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही जान है। फिर उसने कहा कि उसके हिसाब से हेवन और अर्थ एनवायरनमेंट
में आया। ये बदलाव बिल्कुल साधारण नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि वे फिलहाल इंतजार करें। शायद आगे चलकर कोई नया टर्निंग पॉइंट सामने आए। कुछ दिनों बाद गुचैंग ने एडा से पूछा कि क्या अब इमोर्टल डोमेन का एक हिस्सा अपर रियलम की कई जगहों पर दिखाई देने लगा है। एडा ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ, बहुत से डॉ अचीवर्स इंतजार नहीं कर पाए और गलती से उन जगहों में प्रवेश कर गए, लेकिन आर्कटिक इमोर्टल लाइट ने उनके बॉडी और सोल दोनों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। गुजगंग ने अपनी ठोड़ी पर हाथ रखते हुए सोचा कि इमोर्टल डोमेन का पूरी तरह उतरना उसकी आने वाली योजनाओं पर कितना बड़ा असर डाल सकता है। उसका इरादा था कि बाकी लोग कुछ समय तक आपस में बैटल करते रहे, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। उसे ये पोच ट्री के लोकेशन की खबर तय समय से पहले ही फैलानी पड़ेगी। लेकिन फिर उसने मन ही मन सोचा कि इमोर्टल बनने का मौका इतनी मुश्किल से मिलता है और एपिक ट्री भी उसके कंट्रोल में है। ऐसे में इमोर्टल डोमेन तक ब्रेक थ्रू करने के बाद वो आखिर क्यों एक इमोर्टल कम्फिंग रोल ना बनाए। जो भी इमोर्टल बनना चाहेगा उसे अपनी लाइफ सोल वही छोड़नी होगी और हमेशा के लिए उसके बंधन में बंध जाना होगा। इसके बाद उसने हल्का सा अदार की ओर देखा और कहा, तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। आगे जो होने वाला है उसमें किसी भी डाउ अचीवर की स्ट्रेंथ का कोई महत्व नहीं होगा। अदार ने बस अपनी नजरें झुका ली और शांत स्वर में बोला, यस। उधर दूसरी ओर जब कुछ कल्टीवेटर्स एक बार फिर इकट्ठा हुए तब मोयनजी अविश्वास से बोला, तुम लोगों ने अभी क्या कहा? क्या एपोज ट्री के निशान सचमुच दिखाई दिए है? उसके पास खड़े एक बूढ़े डाउस ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ, अपर रियलम के केंद्र से बहुत दूर स्थित कुंगजी यूनिवर्स नाम की जगह पर किसी ने एपोच ट्री से निकलने वाली बेहद घनी फ्लक्चुएशंस को महसूस किया है। माओ यूनजी ने गंभीर स्वर में पूछा कि क्या इस खबर का स्रोत सचमुच भरोसेमंद है? बूढ़े डावस ने जवाब दिया कि खबर पर भरोसा किया जा सकता है। ये बात पहले ही अपर रियलम के डाउ अचीवर्स के बीच जंगल की आग की तरह फैल चुकी है और कई बड़े फैक्शंस तो पहले ही वहाँ के लिए रवाना भी हो चुके हैं। ये सुनते ही पीछे खड़े एक कल्टीवेटर ने घबराकर कहा, हमें भी तुरंत निकलना चाहिए। अगर देर हो गई तो हमें तो आखिर में सूप पीने का मौका भी नहीं मिलेगा। बूढ़े डॉस ने आगे कहा कि इतना ही नहीं, यही फैमिली, लिन फैमिली और कई दूसरे प्राचीन परिवारों के वे फाउंडेशनल फिगर्स जो इतने समय से दुनिया के सामने नहीं आए थे अब भी बाहर निकल चुके हैं। उधर हेवनली एपर माउंटेन में एक आंख वाले बूढ़े डॉइस अपने दो डॉ ब्रदर से मिले। उन्होंने कहा कि अगर वे एराडाओ फ्रूट हासिल कर ले तो वे इमोर्टल बन सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वे पहले ही एपोस्ट्री की खबर की पुष्टि कर चुके हैं। ये मौका जिंदगी में केवल एक बार मिलता है। उनके एक डॉ ब्रदर ने पूछा, तो क्या अब हम ग्वांग के पीछे नहीं जाएंगे? एक आंख वाले बूढ़े डाउस ने हंसते हुए कहा, इमोर्टल बनने के सामने वो बात किसी मायने नहीं रखती और जब हम इमोर्टल बन जाएंगे तब उससे निपटना बच्चों का खेल होगा। लाल बालों वाले बूढ़े डाउस ने कहा कि हेवनली एपर माउंटेन को पूरी तरह खाली नहीं छोड़ा जा सकता। उनकी वाइटलिटी पहले ही बहुत कम हो चुकी है। चाहे इमोर्टल बनने का मौका सामने हो फिर भी वे दूसरों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि वे क्लैन की रक्षा करें ताकि इन अराजक दिनों में हेवनली एपर माउंटेन की विरासत खत्म न हो। उन्होंने बाकी दोनों से जाने के लिए कहा। एक आंख वाले बूढ़े डाउस ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा कि गुचिंग भी निश्चित रूप से ऐसे मौके के पीछे जाएगा। शायद वो अपने सारे रिश्तेदारों को भी साथ ले जाएगा। दूसरी ओर अनराइवल्ड इमोर्टल डायनेस्टी में मिंगकोंग के पिता ने उसे पुकारा, लेकिन मिंगकोंग ने दृढ़ता से कहा, आप नहीं जा सकते। उसके पिता ने हल्की सांस भरते हुए कहा, तुम नहीं समझती, हमारे जैसे डाउ अचीवर्स के लिए इमोर्टल बनना ठीक वैसा ही है जैसे कोई मछली ड्रैगन गेट पार करके ड्रैगन बन जाए। उन्होंने आगे कहा, अब जबकि वंग इमोर्टल डायनेस्टी तुम्हारे हाथों में है, अगर मैं अभी इस मौके के लिए नहीं लड़ूंगा तो फिर कब? मिंगकोंग ने शांत स्वर में कहा, सिर्फ आप ही नहीं, क्लैन के सभी एल्डर्स और एंसेस्टर्स भी कहीं नहीं जाएंगे। उसके पिता उसके पास से गुजरते हुए बोले, ये फैसला तुम नहीं कर सकती। मिंगकोंग ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, मैंने नहीं कहा, ये मेरे हस्बैंड ने कहा है। ये सुनते ही उसके पिता के कदम वहीं रुक गए। उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने धीरे से पूछा, अगर गचिंग ने ऐसा कहा है तो इसका मतलब है कि उसे कोई पक्का निशाना दिख रहा है। वो बिना वजह कभी एक्शन नहीं लेता। मिंग पूरी तरह चुप रह गई। उधर जावा डोमेन के युवा इमोर्टल डायनेस्टी में लाल वस्त्र पहने कई मिनिस्टर्स घबराकर एपर से वहां से तुरंत निकलने की विनती कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले इस जगह को छोड़ देना चाहिए, फिर बाद में इस यूनिवर्स से निकलने का रास्ता सोचा जाएगा। एक मिनिस्टर ने कहा, डिवाइन रूइंस के उस प्राचीन ट्री में साफ तौर पर कोई बड़ी समस्या है। उसका फ्रूट पकने वाला है और उसी वजह से अनगिनत यूनिवर्स के सुप्रीम एक्सपर्ट्स एना आ रहे हैं। जब वह समय आएगा तब जियावदाई डोमेन में एक अकल्पनीय महान बैटल छिड़ेगी। दूसरे मंत्री ने जोड़ा, सिर्फ जियावदाई डोमेन ही नहीं
नहीं, पूरा कुंजी यूनिवर्स भी तबाह हो जाएगा। हेवन और अर्थ बदल रहे हैं, अभी भी समय है, जल्दी निकल चलते हैं। एक और मंत्री बोला। बाकी फैक्शंस और ऑनर्थोडॉक्सेस भी पहले ही अपना स्थान बदल रहे हैं। एपर ने सिर झुकाकर भारी आवाज में कहा, ऐसे समय में मैं अपनी टेरिटरी और अपनी प्रजा को छोड़कर कैसे चला जाऊं? पहले मिनिस्टर ने तुरंत कहा, जब तक हरे भरे पहाड़ मौजूद हैं, तब तक जलाने के लिए लकड़ियों की कमी नहीं होती। अगर आप यही रुके रहे तो जियावा दाओ डोमेन और पूरा कुची यूनिवर्स आपके साथ नष्ट हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा, हमारे लोकल एक्सपर्ट्स में सबसे शक्तिशाली केवल जनरल वावे हैं, जिनकी स्ट्रेंथ सिर्फ क्वासी एपर रियलम तक है। ऐसे में हम आखिर इसकी रक्षा कैसे करेंगे? पीछे खड़े इंपीरियल सोल्जर ने शर्म से सिर झुका लिया। एपर ने अपना हाथ माथे पर रखा और लंबी सांस भरते हुए कहा, मैं ऐसा शासक नहीं बनना चाहता जो अपनी प्रजा को छोड़कर भाग जाए, जो कमजोर हो और मौत से डरता हो। काश हमारे एंसेस्टर्स अभी भी जीवित होते और हमारी रक्षा कर पाते। तभी अचानक एक चमकदार सुनहरी रोशनी आसमान को चीरती हुई बादलों तक जा पहुंची। ये देखकर सभी चौंक गए। इंपीरियल सोल्जर ने कहा, ये किसी डॉ अचीवर की ओरा है। एक मिनिस्टर घबराकर बोला, क्या बाहरी दुनिया के लोग यहाँ पहुँच गए हैं? इंपीरियल सोल्जर ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ये ऑनरा हमारी अपनी इमोर्टल डायनेस्टी के भीतर हांगू टॉम से आ रही है। एपर उत्साहित होकर तुरंत खड़े हो गए। क्या हमारे एंसेस्टर फिर से जीवित हो गए? जियावा डो डोमेन के कल्टीवेटर्स भी हैरान थे। उनके अनुसार उनके पूरे इतिहास में केवल एक ही डॉ अचीवर हुआ था, फिनिक्स फेदर एम्परेरस। एक फीमेल कल्टीवेटर ने आश्चर्य से पूछा, युवा इमोर्टल डायनेस्टी की दिशा से डॉ अचीवर की ओरा कैसे आ सकती है? दूसरे ने तुरंत कहा, ये असंभव है। डिवाइन रूस के भीतर गुयू की छवि सुनहरी रोशनी की तरह प्रकट हुई। उसने धीरे से खुद से कहा, वो इस युग का व्यक्ति नहीं है। जैसे ही सुनहरी रोशनी धीरे धीरे गायब हुई, एपर और मिनिस्टर हॉल से बाहर निकलकर आदरपूर्वक पुकारने लगे। सीनियर एंसेस्टर पहले मंत्री ने कहा, चाहे कुछ भी हो, हमें अंदर जाकर देखना ही होगा कि आखिर ऐसा चमत्कार किस वजह से हुआ है। लगभग उसी समय एक विशाल बैटलशिप भयंकर वॉइड को चीरते हुए अविश्वसनीय गति से बाहर निकली। बैटलशिप पर मौजूद लोग बेहद उत्साहित थे। आखिरकार हम यहाँ पहुँच ही गए। सबसे आगे खड़े कल्टीवेटर ने कहा, इतने सारे प्राचीन यूनिवर्सेज पार करना कोई आसान बात नहीं थी। यहाँ तक कि डॉ अचीवर्स भी रास्ते में मारे जा सकते थे। पीछे खड़ी फीमेल कल्टीवेटर मुस्कुराई, उसकी आंखें चमक उठी। इतना छोटा सा रिस्क पूरी तरह वाजिब था। देखो, हमने इसे ढूंढ लिया है। मुझे तो पहले ही ये ट्री की खुशबू महसूस हो रही है। वो आदमी जोर से हंस पड़ा। लगता है हम ही सबसे पहले यहाँ पहुँचे हैं। चलो बाकी फैक्शंस के आने से पहले ही एक्शन लेते हैं। जो पहले हमला करता है, फायदा उसी को मिलता है। उसने लालच भरी मुस्कान के साथ कहा, अगर हम शुरुआत में ही एपिक ट्री पर कब्जा कर ले तो हमारे क्लैन के ट्रू एंसेस्टर के इमोर्टल बनने के बाद हमारा क्लैन पूरे अपर रियलम का नंबर पर एक क्लैन बन जाएगा। इतना कहकर वो सबसे पहले बाहर निकल पड़ा। फीमेल कल्टीवेटर ने तुरंत उसे रोका, सावधान, इस यूनिवर्स के हेवन ऑन अर्थ रूल्स हमें दबा रहे हैं। वो हंसते हुए बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमारे क्लाइंट के ट्रू एंसेस्टर यहाँ उतरेंगे तो वो खुद ही इन रूल्स को दबा देंगे। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एपिक ट्री ऐसी जगह दिखाई देगा। ऐसा लगता है मानो ये खास हमारे लिए ही यहाँ उग हो, ताकि हम उतरकर इसे हासिल कर सकें। हमारी किस्मत सच में कमाल की है। जिया डॉ डोमेन के एंसेस्टर चेम्बर में जहाँ से सुनहरी रोशनी निकल रही थी, सबने देखा कि उस प्रकाश का स्रोत कोई जीवित व्यक्ति नहीं बल्कि केवल एक खोपड़ी थी। एपर निराश होकर बोले, ये तो एंसेस्टर द्वारा छोड़ा गया कोई एपर वेपन भी नहीं है। लगता है स्वर्ग सचमुच हमारी युवा इमोर्टल डायनेस्टी को नष्ट करना चाहता है। इंपीरियल सोल्जर ने एक और देखते हुए पूछा, तो क्या अभी जो हमने देखा वो फिनिक्स फेदर एपर्स का असली शरीर नहीं था, सिर्फ उनकी छोड़ी हुई रिसाइडल इमेज थी? उसने आगे कहा, ऐसा लग रहा था जैसे किसी अधूरी इच्छा की तरह वो हमेशा किसी को खोजती रही हो। एपर ने धीरे से कहा, आखिर वो किसे खोज रही थी? खोपड़ी से अभी भी हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। पहले मिनिस्टर ने समझाया, इतिहास के अनुसार बचपन में फिनिक्स फेदर एमस एम्प्रेस गलती से डिवाइन रूइंस में प्रवेश कर गई थी और वहाँ के मास्टर से उन्हें मार्गदर्शन मिला था। बाद में उन्होंने पूरी जिंदगी डिवाइन रूइंस की लोकेशन खोजने की कोशिश की। इंपीरियल सोल्जर ने तुरंत पूछा, तो क्या वह जिस व्यक्ति को खोज रही थी वही डिवाइन रूइंस का रहस्यमयी मास्टर था? पहले मिनिस्टर ने सिर हिलाया, बिल्कुल। उन्होंने आगे कहा, अब जबकि डिवाइन रूइंस में इतना बड़ा अपहेवल हुआ है, मेडिटेशन के बाद फिनिक्स फेदर एपर्स द्वारा छोड़ी गई रिसाइडल थॉट भी अचानक जाग उठी है। इन दोनों घटनाओं को एक दूसरे से अलग मानना मुश्किल है। एपर हैरानी से बोले, लेकिन ये कैसे संभव है? कहा जाता है कि डिवाइन रूइंस तो ग्रेट डार्कनेस से भी पहले से मौजूद है। अगर वहाँ का मास्टर इमोर्टल भी हो तो भी वो इतना लंबा समय कैसे
जीवित रह सकता है। उसी समय एक प्रकाश की किरण बादलों को चीरती हुई सीधा डिवाइन रूइंस की ओर बढ़ी। वो व्यक्ति आकर टाओ याओ के सामने उतरा। टाओ याओ ने राहत की सांस लेते हुए कहा, आखिरकार तुम आ गए। अगर मुख्य सेनाएं पहले पहुंच जाती तो मैं उन्हें रोक नहीं पाती। गुशिशिंग हल्का सा मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, इस दौरान तुमने बहुत मेरी डॉ डोमेन के कल्टीवेटर्स अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरफ भाग रहे थे। पीछे भाग रहा एक ब्लैक रोब कल्टीवेटर बोला कि अभी जो दिखाई दिया था वो फिनिक्स फेदर एमरेस की सिर्फ एक रेमंड शैडो थी। उसके बगल वाला आदमी बोला कि अगर वो सच में रिसरेक्ट भी हो जाए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या उन्हें सच में लगता है कि उसके जैसी अकेली एक डॉ अचीवर इस जगह की रक्षा कर पाएगी? सबसे आगे दौड़ रही फीमेल कल्टीवेटर ने जल्दी भागने के लिए कहा और चेतावनी दी कि अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। बहुत जल्द पूरा जीव डॉट डोमेन ही नहीं बल्कि पूरा कुंजी यूनिवर्स भी पूरी तरह एनहिलेट हो जाएगा। पीछे चल रहा एक ओल्ड डॉस्ट भारी सांस लेते हुए बोला कि अगर किसी को दोष देना है तो सिर्फ उस डिवाइन ट्री को दे सकते हैं जिसने उनकी धरती पर जड़ें जमाई। अफसोस की बात बस इतनी थी कि उनके पास उस डिवाइन ट्रेजर को संभालने की क्षमता यही नहीं थी। आगे दौड़ रही फीमेल कल्टीवेटर ने आगे कहा कि ये पूरा यूनिवर्स बहुत जल्द एक विशाल बैटलफील्ड बनने वाला है। सिर्फ जीवे डाउ डोमेन से भाग जाना भी सुरक्षित नहीं होगा। अगर सच में बचना है तो उन्हें किसी तरह इस पूरे यूनिवर्स से ही निकलना पड़ेगा। उसने कहा कि कुछ दिन पहले डिवाइन ट्री से जो भयानक कोरा फूटा था उसे देखकर साफ था कि बाहर की दुनिया के एक्सपर्ट्स को यहाँ पहुँचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन वो अब भी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अचानक कहीं से एक हाथ आया और सीधे उसके चेहरे को कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज वही रुक गई और उसकी भागने की कोशिश भी उसी पल खत्म हो गई। सामने खड़े उस आदमी ने बिना एक भी सवाल पूछे तुरंत उसके ऊपर सोल सर्च शुरू कर दिया। उसी समय उसके बाकी साथियों को भी अपर रियलम के दूसरे डॉ अचीवर्स ने बेरमी से पकड़ लिया। सोल सर्च कर रहा कल्टीवेटर अचानक हैरान होकर बोला कि पहले महसूस हुई डॉ अचीवर फ्लक्चुएशन का सोर्स तो असल में सिर्फ एक स्कल था। वो हल्का सा हंसा और तिरस्कार भरे स्वर में बोला कि पूरे कुंजी यूनिवर्स में एक भी जीवित डाउ अचीवर मौजूद नहीं है। ऐसे बेकार स्थान पर एपिक ट्री का जड़े जमाना सचमुच एक हेवनली ट्रेजर की बर्बादी थी। तभी अपर रियलम की एक दूसरी फीमेल डाउ अचीवर ने अपने कैदी की सोल बेरमी से बाहर खींच ली। उसकी यादों से उसे पता चला कि एपिक ट्री वास्तव में डिवाइन रूइंस की गहराइयों में छिपा हुआ था और ग्रेट डार्कनेस के समय वही लगाया गया था। वो खुद से बड़बड़ाई कि पहले किसी ने अनुमान लगाया था कि वो एंथबर्न, वेस्टलैंड्स और 10 डोमिनस के भीतर छिपा हुआ है। उधर पीछे खड़े ओल्ड डाविस ने हल्का सा झुककर विनती की कि उनका डिवाइन ट्री के अवसर पर कोई दावा नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा कि क्या उन्हें यहाँ से जाने दिया जा सकता है। बूढ़े डाउ अचीवर की आंखें धीरे धीरे चमक उठी। उसने शांत स्वर में कहा कि अगर ये शांतिपूर्ण समय होता तो वो अच्छा इंसान बनने में कोई आपत्ति नहीं करता। उसी समय जीवेई इंपीरियल हॉल में दूर से उठ रही भयानक डिस्टर्बेंस को महसूस करके जनरल ल्यू का चेहरा गंभीर हो गया। प्राइम मिनिस्टर तुरंत मुड़ा और पूछा कि आखिर हुआ क्या है। जनरल ल्यू ने अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालते हुए गंभीर स्वर में कहा कि कई सुप्रीम रियलम एक्सपर्ट्स पहले ही मारे जा चुके हैं और बाहर की दुनिया के डाउ अचीवर्स आखिरकार उतर चुके हैं। उसकी आंखें चमक उठी। उसे ये स्थिति बेहद अजीब लगी क्योंकि वे फिनिक्स फेदर इमोर्टल डायनेस्टी की ओर जाते हुए अचानक रास्ते में ही रुक गए थे। वो तुरंत सिंहासन की ओर मुड़ा और बोला, योर मैजेस्टी, चाहे कुछ भी हो कृपया तुरंत मुख्य सेना के साथ इवैक्यूएशन की तैयारी कीजिए। मैं जाकर स्थिति की जांच करता हूँ। एपर के माथे पर पसीना बहने लगा। वो बड़बड़ाया कि सच तो ये है कि वह भी वहाँ जाना चाहता है क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि यही वही गहरी भावना थी जिसे वो एनोमली लगातार उसके अंदर पहुंचा रही थी। कुछ ही क्षण बाद चमकदार सुनहरी रोशनी में लिपटे हुए एपर और उसके अधीनस्थ आसमान में उड़ गए और सीधे नीचे उतर रहे अपर रियलम के डाउ अचीवर्स की ओर बढ़ गए। जनरल ल्यू सबसे आगे आकर अचानक सब समझ गया। उसने गंभीर स्वर में कहा कि आखिरकार डिवाइन रूइंस प्रकट हो चुके हैं। उसके पीछे खड़ा एपर आश्चर्य से उन्हें देखता रहा और बोला कि डिवाइन रूइंस हमेशा इतने रहस्यमय रहे हैं कि उन्हें पहली बार अपनी आंखों से देखने का अवसर मिला है। तभी ब्लैक रोबर्ट डाउ अचीवर ने अपने बगल में खड़े बड़े भाई की ओर देखा और बेपरवाही से कहा, ब्रदर, यहाँ तो बस 2 चींटियां हमारे पास खुद चलकर आ गई है। उसका बड़ा भाई बिल्कुल बेफिक्र अंदाज में बोला कि सामने वाले सिर्फ क्वसी एपर रियलम के हैं और उन्हें एक ही अटैक में खत्म किया जा सकता है। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि डिवाइन रूइन से निकल रही अजीब सी धड़कन उसकी सोल तक को बेचैन कर रही थी। सामने मौजूद इस तथाकथित डिवाइन रूइंस को घूरते हुए उसके मन में अजीब बेचैनी उठने लगी। उसकी सोल लगातार चेतावनी दे रही थी कि यहाँ कुछ बेहद गलत है। तभी सफेद बालों वाला
डाओ अचीवर ढाका लगाकर बोला कि उसका बड़ा भाई बेवजह ज्यादा सोच रहा है। उसके मुताबिक ये तो स्वर्ग द्वारा दिया गया मौका था कि वे सबसे पहले यहाँ पहुँचे थे। अगर इतनी सी बात पर डरने लगे तो फिर इमोर्टलिटी हासिल करने की बातें करने का कोई हक नहीं था। अपनी ताकत पर घमंड करते हुए उसने कहा कि उसने अपना डाव अपनी शक्ति से साबित किया है और अब वो खुद इन रूइंस की परीक्षा करेगा। इतना कहकर उसने अपनी पूरी शक्ति से एक खून जैसी लाल विशाल पाम स्ट्राइक छोड़ी जो सीधे डिवाइन रूइंस के ऊपर घूमते हुए बादलों की तरफ बढ़ी। लेकिन वो विनाशकारी अटैक अपने लक्ष्य तक पहुंच भी नहीं पाया था कि अचानक हवा के बीचों बीच रुक गया। सफेद बालों वाले डाओ अचीवर के चेहरे की हंसी पल भर में गायब हो गई और उसकी जगह डर और सदमे ने ले ली। धुंध के भीतर से अचानक एक ऐसी विशाल पाम प्रकट हुई जो उसकी पाम स्ट्राइक से कम 100 गुना बड़ी थी। उसने उसकी ब्लड रेड स्ट्राइक को पूरी तरह अपनी हथेली में समा लिया। ये दृश्य देखकर उसके बाकी भाइयों के चेहरे भय से सफेद पड़ गए और वे पूरी ताकत से चिल्लाए, फॉर ब्रदर जल्दी भागो। लेकिन अगले ही क्षण में वो विशाल पाम बंद हो गई। बस एक ही पल में सफेद बालों वाला डाओ अचीवर और उसकी पूरी ब्लड रेड पाम स्ट्राइक दोनों ऐसे मिट गए मानो उनका कभी अस्तित्व ही नहीं था। तभी घूमते हुए बादलों के बीच से एक नाजुक महिला का पैर बाहर निकला और एक बर्फ जैसी ठंडी आवाज गूंज उठी, तुम डो अचीवर्स चाहे सामने की चीज साफ देख पाओ या नहीं, लेकिन हाथ बढ़ाकर सब कुछ छीनने की आदत कभी नहीं छोड़ते। उसने नीचे खड़े लोगों की तरफ तिरस्कार भरी नजर से देखा और बोली, क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हाथ इतने बड़े हैं? ये सुनकर सभी डाओ अचीवर्स घबरा गए और तुरंत आपस में साइलेंट ट्रांसमिशन के जरिए बात करने लगे। काले वस्त्रों वाला भाई घबराकर सोचने लगा कि क्या ये कोई रिमेंट इमोर्टल है, जबकि महिला डाओ कल्टीवेटर महसूस कर चुकी थी कि वो इस रहस्यमयी औरत की गहराई बिल्कुल नहीं देख पा रही थी। सबसे बड़े भाई के मन में तो और भी भयानक विचार आया, कहीं यही वो अस्तित्व तो नहीं जिसने सबसे पहले इस एपिक ट्री को यहाँ लगाया था। उसी समय जनरल ल्यू ने तुरंत अपना हाथ फैलाकर एपर को पीछे रोक लिया और गंभीर स्वर में बोला, ये शक्ति डाओ अचीवर रियलम से भी ऊपर की है। एपर हैरानी से बुदबुदाया, जबकि जनरल ल्यू ने तुरंत कहा, योर मैजेस्टी हमें और पीछे हटना होगा, वरना इस बैटल की सिर्फ आफ्टर शॉक ही हमें पूरी तरह मिटा देगी। इसके बाद सबसे बड़ा भाई आगे बढ़ा और सम्मान से बोला, सीनियर हमारा कोई अपमान करने का इरादा नहीं था, लेकिन ये एपिक ट्री पूरे अपर रेल की किस्मत से जुड़ा हुआ है। हम आशा करते हैं कि आप इसे हमें लौटा दें। महिला ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, सिर्फ इसलिए कि तुम इसे चाहते हो, मुझे तुम्हें दे देना चाहिए। सबसे बड़े भाई ने शांत स्वर में कहा, आप हमें आसानी से मार सकती है, लेकिन अगर हम जान बचाकर भागने का फैसला करें तो शायद बच निकलना असंभव भी नहीं होगा। फिर हल्की मुस्कान के साथ उसने जोड़ा, और हमारे क्लैन के ट्रू एंसेस्टर तथा अलग अलग फैक्शंस के सुप्रीम एक्सपर्ट्स पहले ही यहाँ आने के रास्ते में हैं। उनमें से हर एक की ताकत आपसे कम नहीं है, इसलिए आशा है कि सीनियर समझेंगी कि आप इस एपिक ट्री को अकेले अपने पास नहीं रख सकती। तभी महिला डाओ अचीवर जल्दी से बोली कि क्यों ना वे उसके क्लैन के साथ मिलकर आने वाले सभी फैक्शंस का सामना करें। दुश्मनों को खत्म करने के बाद सभी मिलकर एडो फ्रूट बांट लेंगे और साथ साथ इमोर्टिटी के रास्ते पर कदम रखेंगे। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि अचानक एक तेज गुलाबी एनर्जी थ्रेड बिजली की तरह आगे बढ़ा और सीधे उसके जॉइंट्स को भेद गया। अगले ही पल वो चीखती हुई घूमती हुई क्लाउड मिस्ट के भीतर घसीट ली गई और लगातार अपने बड़े भाई से मदद की गुहार लगाने लगी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उसका बड़ा भाई सिर्फ सदमे में उसका नाम पुकार पाया। तभी ताओ याओ ने उनकी मुस्कान के साथ बोली, मुझे तो सिर्फ किसी के कहने पर यहाँ पहरा देने के लिए छोड़ा गया है। रही बात इस एपिक ट्री के मालिक की, तो जाकर डिवाइन रूइंस के मास्टर से खुद पूछ लेना। उसके इतना कहते ही बाकी सभी डाओ अचीवर्स भी उन्हीं घातक गुलाबी थ्रेड से आर पार हो गए। सबसे बड़े भाई का दिमाग सुन पड़ गया। वो सोचने लगा कि आखिर इस डिवाइन रूइंस का मास्टर है कौन। उसके पास खड़ा काले वस्त्रों वाला डाओ अचीवर अविश्वास से बुदबुदाया कि डिवाइन रूइंस तो टैबू एपिक से भी पहले के अवशेष माने जाते थे। अगर सच में उसका कोई मास्टर आज तक जीवित है तो ये तो बिल्कुल असंभव होना चाहिए। सबसे बड़े भाई ने तुरंत अपनी डिवाइन सेंस फैलाने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसकी पूरी डिवाइन सेंस किसी अदृश्य शक्ति द्वारा दबा दी गई है। उसके दिल में डर बैठ गया। वे अपनी सेंसेस तक बाहर नहीं भेज पा रहे थे। फिर यहाँ से निकलने का रास्ता कैसे ढूंढते? आखिर वे किस तरह के राक्षसी अस्तित्व का सामना कर रहे थे? कोई रेमिनेंट इमोर्टल या फिर एक असली ट्रू इमोर्टल? और वह उनके साथ करना क्या चाहता था? बेबस होकर वे डिवाइन रूइंस की गहराइयों में घसीटे गए, जहाँ उन्हें एक विशाल सुनहरे कैल्डन की ओर फेंक दिया गया ताकि उन्हें जिंदा ही रिफाइन किया जा सके। अब उनका सारा घमंड टूट चुका था और वे सिर्फ दहशत में सीनियर से अपनी जान की भीख
मांग रहे थे, तभी सबसे बड़े भाई की नजर नीचे एक व्यक्ति पर पड़ी और उसकी आंखें सदमे से फैल गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? नीचे खड़ा गुचिंग हल्की रहस्यमयी चमकती आंखों से उनकी तरफ देख रहा था, शांत और लगभग खेल वाले अंदाज में उसने कहा, जरा शांत खड़े रहो, मैं बस तुम लोगों को मेडिसिन रिफाइन करने के इंग्रेडिएंट्स की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। इतना कहकर गुचिंग ने जोर से कलर का ढक्कन बंद कर दिया और उन्हें पूरी तरह अंदर सील कर दिया। उसी क्षण भीतर से भयानक एनर्जी की लहरें उठने लगी। इसी बीच डिवाइन रूस से बहुत दूर पर रियलम की बाकी सेनाएं अंतहीन वॉइड को पार करती हुई तेजी से आगे बढ़ रही थी। अनगिनत बैटल शिप्स का विशाल बेड़ा ठंडे अंतरिक्ष को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। सबसे आगे वाले बैटलशिप पर एक बूढ़ा डाउस्ट घबराकर दौड़ा आया और ट्रू एंसेस्टर से चिल्लाकर बोला कि बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। सभी एल्डर्स की लाइफ टैबलेट्स पूरी तरह टूट चुकी है। ये खबर सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए, लेकिन बूढ़े डाविस ने तुरंत पुष्टि करते हुए कहा, हाँ, अभी इसी समय उन सभी की लाइफ टैबलेट्स एक साथ टूट गई है। ये सुनकर बाई ओर खड़े एक एल्डर ने गंभीर आवाज में कहा, लगता है उन सबका पूरी तरह सफाया कर दिया गया है। उधर ट्रू एंसेस्टर कुछ देर तक गहरी सोच में डूबा रहा। वो मन ही मन सोचने लगा कि क्या उन्होंने पहले नहीं कहा था कि कुंजी यूनिवर्स में एक भी डावा अचीवर मौजूद नहीं है। तभी दाई ओर खड़े एक एल्डर ने भारी आवाज में कहा, सोचने वाली बात यह है कि मरते समय भी उनमें से कोई अपनी मौत की एक भी इमेज वापस नहीं भेज पाया। पूरे यूनिवर्स को किसी सुप्रीम एक्सिस्टेंस ने पूरी तरह आइसोलेट कर दिया था, जिससे डिवाइन सेंस की सारी फ्लक्चुएशंस पूरी तरह ब्लॉक हो गई थी। ये सुनकर ट्रू एंसेस्टर ने ठंडी हंसी के साथ कहा, कोई भी सुप्रीम एक्सिस्टेंस यहाँ कोई फर्क नहीं डाल पाएगा। इस बार वे अपने अपने क्लैन की सारी गहरी फाउंडेशन साथ लेकर आए हैं। आखिर कौन उनकी राह रोक सकता है? इस समय सबसे जरूरी काम है उस एपिक ट्री पर कब्जा करना। अपर रियलम में जो लॉज गायब है उन्हें समझने का तरीका ढूंढना और सबसे पहले इमोर्टल रियलम तक ब्रेक थ्रू करना। लेकिन उससे पहले हमें पीछे से तेजी से आ रहे अलग अलग डाउ फैक्शंस का सामना करने की तैयारी भी करनी होगी। इधर जनरल लीव सामने का नजारा देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसने अविश्वास से बुदबुदाते हुए कहा, 4 डाउ अचीवर्स ऐसे ही खत्म हो गए। फिर उसने तुरंत एपर की तरफ देखा और गंभीर स्वर में बोला, योर मैजेस्टी, हमें अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन वे एक कदम भी बढ़ा पाते उससे पहले ही अचानक एक सुनहरी रोशनी हवा को चीरती हुई उनकी तरफ आई और तेजी से मुड़कर सीधे एपर के हाथ में पकड़ी हुई उस खोपड़ी में समा गई। एपर घबराकर तुरंत चिल्लाया। एंसेस्टर अगले ही पल उनकी आंखों के सामने एक चमत्कारी दृश्य प्रकट हुआ। वो खोपड़ी धीरे धीरे फिर से जीवित होने लगी। उसका पूरा शरीर शुरुआत से दोबारा बनने लगा, जबकि शक्तिशाली लाइफ एसेंस लगातार उसके वेसल में भरती जा रही थी। ये दृश्य देखकर ताओ या भी हैरान रह गई और बोली, एक साथ फिजिकल बॉडी और डिवाइन सोल दोनों को फिर से फोर्स करना सच में कमाल है। गचिंग शांत स्वर में बोला, अगर उसकी खोपड़ी में और ऑब्जेक्शन की वे आखिरी ट्रेस बाकी ना होती तो शायद मैं भी ये नहीं कर पाता। ये सुनने के बाद ताओ या कुछ देर तक चुपचाप गुरु चैन को देखती रही। उसकी गहरी नजरों को महसूस करके गुडचेंग ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? ताओ या भी हल्का मुस्कुराई और धीरे से बोली, अभी के तुम पहले वाले तुम्हारी तुलना में थोड़ा ज्यादा इंसानों जैसे लगते हो। गुचंग ने शांत भाव से जवाब दिया, तुम दूसरी इंसान हो जिसने मुझसे ये बात कही है। फिर उसने हल्की सांस लेते हुए कहा, मेरी मेमोरीज अभी भी पूरी नहीं है और अभी हमारे पास थोड़ा समय है, इसलिए मुझे बताओ मैं पहले आखिर कैसा था? ताओ या कुछ पल आसमान की तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, सच कहूँ तो मैंने तुम्हारे बारे में ज्यादातर बातें चांद होंगी यानी लॉर्ड ऑफ 10,000 डीमंस की शिष्या से सुनी थी। उसकी आंखों में पुरानी यादें उभर आई। मुझे याद है एक बार मैंने उसकी तारीफ की थी। मैंने कहा था कि वो कितनी अद्भुत है जो इतने भयानक और ताकतवर बीस्ट को मार सकी। तब चांद हंगई ने बिल्कुल सामान्य अंदाज में जवाब दिया था, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे मास्टर तो लॉर्ड ऑफ 10,000 डीमंस है, उनसे कई गुना ज्यादा ताकतवर डेमोनिक क्रिएचर्स और बीस्ट भी उन्हें देखते ही डर से कांपने लगते हैं। उसने गर्व से ये भी कहा था, मेरा नाम भी मास्टर नहीं रखा था, वो बेहद विद्वान है। ये सुनकर छोटी पीस ट्री लेडी उत्सुकता से उसके पास आ गई और मासूमियत से पूछ बैठी, तो तुम्हारे मास्टर आखिर कैसे इंसान है? चैन हंगी ने बिना ज्यादा सोचे जवाब दिया, वो बहुत भयानक और डरावने हैं। उनके अंदर जरा भी इमोशनल फ्लक्चुएशंस नहीं है। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान उभर आई। फिर भी वो ऐसे इंसान है जिनकी मैं सबसे ज्यादा इज्जत करती हूँ। उन्होंने हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। अगर मास्टर ना होते तो चांद होंगे इनाम की मैं कभी अस्तित्व में ही नहीं आती। इतना कहकर चांद होंगे गर्व से खड़ी हो गई और पूरे विश्वास के साथ बोली, मेरा सपना है कि
जब मैं बड़ी हो जाऊं तो मैं अपने मास्टर से शादी करूं। ये सुनते ही छोटी पीच ट्री लेडी पूरी तरह चौंक गई। उसने हैरानी से कहा, क्या? लेकिन तुमने तो अभी कहा कि वो बहुत डरावने हैं। अगर उनके अंदर कोई इमोशंस ही नहीं है तो फिर तुम उनसे शादी क्यों करना चाहती हो? चान होंगे ने धीरे से अपनी नजरें झुका ली। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा नरम हो गई, क्योंकि मैं महसूस कर सकती हूँ कि मास्टर अब अपने दिल में कितने अकेले हैं। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं बस पूरी जिंदगी उनके साथ रहना चाहती। गुचिंग गहरी सोच में डूब गया। वो हंगई प्राचीन इमोर्टल पैलेस और चिंगई के साथ अपने संबंध के बारे में लगातार विचार कर रहा था। उसे याद आया कि चा हंग ईय का नाम उसी वजह से रखा गया था क्योंकि चिंगई के साथ उसकी पहचान इतनी प्राचीन थी कि वो इमोर्टल पैलेस की स्थापना से भी पहले की थी। तभी जब फिनिक्स लेडी हंग यू का रिकंस्ट्रक्शन और रीजनरेशन पूरा हो रहा था, एक विशाल प्रकाश स्तंभ सीधे आसमान को चीरते हुए बादलों के पार निकल गया। जैसे ही वो रोशनी धीरे धीरे गायब हुई, पूरे आकाश में एक भव्य फिनिक्स का प्रतीक उभर आया। अलग अलग क्षेत्रों के कल्टीवेटर्स ने सिर उठाकर देखा। तभी फिनिक्स की गूंजती हुई पुकार पूरे रिलम्स में फैल गई और सभी ने एक डाउ अचीवर की बेहद शक्तिशाली ओवरा महसूस की। हर कोई स्तब्ध रह गया और सोचने लगा कि क्या ये अद्भुत घटना युवा इमोर्टल डायनेस्टी से आ रही है। सभी बेचैनी से यही जानना चाहते थे कि आखिर अभी अभी हुआ क्या है। दूसरे क्षेत्र में मौजूद एक कल्टीवेटर ने एक गहरी टेक्निक का इस्तेमाल करके दूर का दृश्य देखा और हैरानी से भरकर बोला कि ऐसा लग रहा है जैसे युवा इमोर्टल डायनेस्टी की फिनिक्स फेदर एपरस सचमुच दोबारा जीवित हो गई हो। पूरी तरह पुनर्जीवित होकर शांत भाव से अपने नए शरीर को देखने लगी। पास खड़ा एपर अविश्वास से उसे देखता रह गया और कांपती आवाज में अपने एंसेस्टर को पुकार बैठा। होंग्यू की आंखों में आंसू भराए उसने क्लाउड मिस्ट की ओर गहरा प्रणाम करते हुए सीनियर का दिल से धन्यवाद किया कि उन्होंने उसका शरीर वापस लौटा दिया और उसे एक नया जीवन प्रदान किया। उसने कहा कि इतनी महान कृपा और उपकार का बदला चुकाने का उसके पास कोई तरीका नहीं है। तभी घूमती हुई क्लाउड मिस्ट के भीतर से गुचैन की शांत आवाज सुनाई दी, अंदर आ जाओ। हुवांग्यू ने उत्साह से सिर झुकाया और आदरपूर्वक बोली यस। तभी एपर ने जल्दी से अपने एंसेस्टर को पुकार कर विनती की कि यहोवा इमोर्टल डायनेस्टी अब भी उनकी वापसी का इंतजार कर रही है और राज्य के सभी कार्य उनके नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन अगले ही पल वेंग्यू की आंखों में भयंकर क्रोध भर उठा। उसने ठंडी आवाज में उन्हें चुप रहने का आदेश दिया और डांटते हुए कहा कि वे इतने समय से लगातार शोर मचा रहे थे। उसने गुस्से से पूछा कि आखिर किसने उन्हें सिखाया कि जब उनके एल्डर्स बात कर रहे हो तब बीच में टोकना चाहिए। फिर उन्हें तुरंत वहाँ से निकलकर बाहर इंतजार करने का आदेश दिया। डर से कांपते हुए एपर और जनरल ने गहराई से झुककर एक साथ कहा यस और तुरंत वहाँ से पीछे हट गए। रास्ता साफ होते ही हुवांग्यू तेजी से डिवाइन रूइस के भीतर चली गई ताकि वह चंग से मिल सके। जैसे ही हुवांग्यू गचंग के पास पहुंची, उसने बिना एक पल की देरी किए उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और वो रोते हुए बोली कि आखिरकार वो उससे मिलने के लिए तैयार हो ही गया। सिसकियों के बीच उसने बताया कि उसके बाद उसने कई हजारों सालों तक उसे हर जगह खोजा। इतना लंबा समय बीत गया कि अब उसे सालों की गिनती तक याद नहीं रही। हर दिन उसके दिल में यही डर बना रहता था कि कहीं डिवाइन रूइंस की गहराइयों में मेडिटेशन करते करते हमेशा के लिए दुनिया से चला तो नहीं गया। फिर उसने हल्का सा सिर झुकाकर धीमी आवाज में कहा कि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वो वास्तव में इस युग का व्यक्ति ही नहीं है। गुचिंग ने शांत स्वर में जवाब दिया और पूछा कि पिछली मुलाकात के बाद से वो कैसी रही। फिर उसने हमेशा की तरह स्नेह से उसे लिटिल हुंगू कहकर पुकारा। वांगू ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा कि तो यही सीनियर का असली रूप है। उसने स्वीकार किया कि ये उसके मन में बनी हुई कल्पना से बिल्कुल अलग था। दूसरी ओर टाओ याओ चुपचाप उन दोनों को देख रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि ये दृश्य कितना परिचित लग रहा है, क्योंकि उसे याद था कि अतीत में भी जान होंगी की और गुचेंग ने ठीक इसी तरह एक दूसरे को गले लगाया था। तभी हेंग्यू ने बगल की ओर देखा और उसे एहसास हुआ कि वहाँ वे दोनों अकेले नहीं है। वो तुरंत एक कदम पीछे हट गई। उसके गालों पर हल्की सी लाली छा गई और उसने संकोच से पूछा आई एम सॉरी, लेकिन ये कौन है? टायो याओ ने शांत मुस्कान के साथ उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि वो ना तो इस लॉर्ड की वाइफ है और ना ही उसकी डॉग कंपेनियन। ये सुनते ही हेंगंगू ने राहत की सांस ली और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आई। उसके पास एक हल्की दिल के आकार की चमक भी झिलमिलाने लगी। लेकिन अगले ही पल टायो याओ ने मुस्कुराते हुए आगे कहा कि गुचैंग अभी अभी अपनी शादी पूरी करके आया है और इतना ही नहीं, उसके पास डॉग कंपनीज की भी कोई कमी नहीं है। ये शब्द सुनते ही हुवांगियों के चेहरे की चमक पल भर में गायब हो गई और उसका दिल गहरी निराशा में
डूब गया। तभी गुचिंग ने तुरंत बात बीच में रोक दी और कहा कि उसने उसे यहाँ कुंजी यूनिवर्स से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। वेंगू ने तुरंत अपने भावों पर काबू पाया और गंभीरता से सिर हिलाया। गुचगंग ने गंभीर स्वर में चेतावनी दी कि बहुत जल्द इस यूनिवर्स में ऐसी भयानक जंग छिड़ने वाली है जिसकी कल्पना भी वो नहीं कर सकती। जो भी कल्टीवेटर या कोई भी जीवित प्राणी ये यहाँ रुकने का फैसला करेगा, उसका अंतिम परिणाम केवल राख बन जाना होगा। उसने कहा कि वे सभी निर्दोष है, इसलिए जितने अधिक लोगों को बचाया जा सके उन्हें तुरंत यहाँ से निकाल देना चाहिए। हुंगू ने गहराई से सिर झुकाकर सीनियर का धन्यवाद किया और बिना किसी देरी के बोली कि वो अभी इसी क्षण ये काम पूरा करेगी। अगले ही पल वो अलग अलग क्षेत्रों के ऊपर बिजली की गति से उड़ने लगी। उसकी शक्तिशाली आवाज पूरे आकाश में गूंज उठी। मैं यू हुआ इमोर्टल डायनेस्टी की फिनिक्स फेदर एम्प्रेस हूँ। सभी कल्टीवेटर्स और सभी जीवित प्राणी तुरंत जीवे डोमेन खाली कर दें। उसने यही चेतावनी बार बार दोहराई ताकि उसकी आवाज पूरे क्षेत्र में फैल जाए। सभी कल्टीवेटर्स और सभी जीवित प्राणी तुरंत जीवे डोमेन छोड़ दें। उसकी आवाज पूरे विशाल कॉस्मोस में गूंजती रही और अंत में उसने अंतिम तथा सबसे गंभीर चेतावनी दी। यदि जीवित रहना चाहते हो तो तुरंत कुंजी यूनिवर्स छोड़ दो। एक वर्ल्ड डिस्ट्रिंग महान युद्ध आने वाला है। जब वो अगले क्षेत्र में पहुंची तो चारों ओर से काउंटलेस कल्टीवेटर्स उसके सामने इकट्ठा हो गए। कहाँ पति आवाज में वे उससे विनती करने लगे, प्लीज एमरेस हमारा मार्गदर्शन कीजिए। वही दूसरी ओर कुछ कल्टीवेटर्स ने उसके आदेश का कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि यही उनका घर है और चाहे दुश्मन कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। सभी ने एकजुट होकर अंतिम सांस तक लड़ने की कसम खा ली। डेंग्यू का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि फिर उन्हें अपने जीवन और मृत्यु के परिणाम स्वयं ही भुगतने होंगे। जीवे डोमेन के लगातार बाहर निकलते कल्टीवेटर्स को देखकर उसने मन ही मन सोचा कि जीवे डोमेन की निकासी शायद बिना किसी बड़ी समस्या के पूरी हो जाएगी। जहाँ तक बाकी छोटे छोटे वर्ल्ड्स का सवाल था, उसके डिवाइन सेंस इनकारनेशंस पहले ही वहाँ जाकर संदेश पहुँचा चुके थे। अब जो कुछ होगा वो केवल भाग्य पर निर्भर करेगा। कई दिन बाद गुचैंग फिर से गहरी मेडिटेशन में बैठा था। वो पूरे रियलम की स्थिति के बारे में सोच रहा था। उसके अनुमान के अनुसार अधिकांश जीवित प्राणी अब तक लगभग कुंजी यूनिवर्स छोड़ चुके होंगे। अब अगला चरण शुरू करने का समय आ गया था। वो वर्ल्ड ट्री और एपिक ट्री के बीच मौजूद रेजोनेंस का उपयोग करके अपने इनर यूनिवर्स और कुंजी यूनिवर्स के बीच एक स्थिर और मजबूत कनेक्शन स्थापित करने वाला था। अपने इनर वर्ल्ड के बारे में सोचते हुए उसने महसूस किया कि यदि उसके भीतर बहुत अधिक जीवित प्राणी आ गए तो पूरे वर्ल्ड की कार्य क्षमता पर भारी असर पड़ेगा। हालांकि ये नए जन्मे बड़े और छोटे वर्ल्ड सप्रर रियलम के करोड़ों लोअर रियलम्स की बराबरी नहीं कर सकते थे, फिर भी उनमें अब एक प्रारंभिक रूप विकसित हो चुका था। उन वर्ल्ड्स के भीतर वास्तविक वर्ल्ड विल मौजूद थी जो इस युग के अपूर्ण नियमों और एराडो फ्रूट का ही एक हिस्सा थी। वह इल्यूजन से रियलिटी की ओर बढ़ते हुए इस यूनिवर्स की हेवनली डाविल को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेकर उसकी जगह लेने का निश्चय कर चुका था। तभी जैसे ही सैकड़ों बैटलशिप्स कुंजी यूनिवर्स से रवाना हुई, हेवनली डाविल अचानक फिर से जाग उठी। आसमान में दो विशाल आंखें प्रकट हुई जो भागते हुए पूरे फ्लड को घूरने लगी। कुंजी यूनिवर्स के लोगों ने भी तुरंत इस असामान्य परिवर्तन को महसूस कर लिया। एपर ने जनरल ल्यू से पूछा कि क्या उसने भी कुछ अजीब महसूस किया है। जनरल ल्यू की आंखों में हल्की चमक उभरी और उसने गंभीर स्वर में कहा कि हेवन एंड अर्थ यूनिवर्स का मालिक मानो बदल चुका है। प्राइम मिनिस्टर ने अनुमान लगाया कि शायद ये सब डिवाइन रूइंस के मास्टर का काम है। इसी समय टाओ याओ ने गुचैंग से पूछा कि क्या सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। गुचैंग ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि सब कुछ तैयार है और अब चारा पूरी तरह फेंका जा सकता है। अगले ही पल एराडाओ फ्रूट की हल्की सुगंध पूरे कुंजी यूनिवर्स में फैलने लगी। तुरंत एक चकाचौंध कर देने वाली प्रकाश किरण आकाश को चीरती हुई निकली और एराडो फ्रूट की वह अद्भुत खुशबू अपने साथ कई यूनिवर्स तक पहुंचा दी। पूरे अपर रियलम में वो सुगंध पल भर में फैल गई और अनगिनत शक्तिशाली अस्तित्वों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। चारों ओर हलचल मच गई। सभी समझ गए कि इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। ये निसंदेह एराडाओ फ्रूट की ओरा थी और इस बार उसकी लोकेशन भी बेहद स्पष्ट थी। अगले ही क्षण हर दिशा से काउंटलेस शक्तिशाली कल्टीवेटर्स उसी दिशा में बिजली की गति से उड़ पड़े। आकाश में आवाज़ गूंजने लगी। सभी एक दूसरे को जल्दी करने के लिए पुकार रहे थे और कह रहे थे कि इमोर्टलिटी प्राप्त करने का इससे बड़ा अवसर फिर कभी नहीं मिलेगा। वन आइड ओल्ड डाउस ने बगल में नजर डालते हुए कहा कि इतने बड़े अवसर के बावजूद बुद्धा माउंटेन ने हैरानी की बात है कि केवल एक एंशिएंट बुद्ध को भेजा है। इसके जवाब में बुद्ध चना ने शांत स्वर में कहा कि बुद्ध माउंटेन के कल्टीवेटर्स के पास अपनी
कार्मिक स्टेटस प्राप्त करने के लिए इमोर्टल रोड के अलावा भी दूसरे रास्ते हैं, इसलिए उन्हें इस एक अवसर पर सब कुछ दाव पर लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर होंगे और बुल डीमन दूर खड़े होकर ये भव्य दृश्य देख रहे थे। अनगिनत शक्तिशाली कल्टीवेटर्स को एक ही दिशा में उमड़ते हुए देखकर होंगे ने धीमे से कहा कि ये सचमुच एक अद्भुत नजारा है। बुल डीमन ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा और पूछा कि क्या वे दोनों भी वहाँ नहीं जाएंगे। होंगे ने सपाट स्वर में जवाब दिया कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और कहा कि अगर वो वहाँ गया तो बस कढ़ाई में एक और बीफ का टुकड़ा बढ़ जाएगा और डिवाइन रूइंस के मास्टर की स्टेयर फ्राई की खुशबू थोड़ी और बढ़ जाएगी। इतना कहकर उसने सहजता से सामने की स्पेस को चीर कर एक वॉइड खोल दिया और धीरे से बुदबुदाई कि आज आने वाली इस विनाशकारी आपदा की तुलना में प्राचीन काल में मरने वाले सभी लोग वास्तव में ट्रू इमोर्टल्स या यहाँ तक कि इमोर्टल किंग्स थे। बुल डीमन ने उसे भीतर कदम रखते देखा तो जल्दी से पूछा कि वो कहाँ जा रही है। हंगे ने बिना पीछे देखे उत्तर दिया कि वो ट्रू इमोर्टल एकेडमी में एक पुराने दोस्त से मिलने जा रही है। ये सुनते ही वहाँ मौजूद भीड़ हैरानी से हाफ उठी। सभी आपस में फुसफुसाने लगे कि वो वहाँ क्या करने जा रही है। होंगे आगे बढ़ी और ठंडे स्वर में बोली, अगर मरना नहीं चाहते तो रास्ते से हट जाओ। तभी एक और व्यक्ति उसके सामने आकर उतरा और ऊंची आवाज में पूछा कि ट्रू इमोर्टल एकेडमी में घुसने की हिम्मत किसने की है। नीचे खड़ी भीड़ फिर से चौंक उठी और फुसफुसाने लगी कि वो 6 क्राउन किंग है। सभी कह रहे थे कि वो पहले ही क्वाजी एपर रियलम में प्रवेश कर चुका है और अब एकेडमी का एल्डर बन चुका है। धीरे धीरे धूल बैठी तो 6 क्राउन किंग सामने खड़ा था। जैसे ही उसकी नजर होंगे पर पड़ी वो पूरी तरह जड़ हो गया। सदमे में उसका शरीर तक नहीं हिला। होंगे बिना कुछ कहे उसके पास से आगे निकल गई, जबकि 6 क्राउन किंग स्वयं एक तरफ हट गया। पूरी भीड़ पर गहरा सन्नाटा छा गया। तभी एक वृद्ध डाविस्ट अपने पवेलियन से बाहर आया और मुस्कुराते हुए बोला कि आखिरकार होंगे आ ही गई। चान हंगी ने उसे देखते ही कहा कि उसकी चोटें अभी भी बहुत गंभीर है। उसने अंदाजा लगाया कि उसी ने उस समय तायोया के लिए वो अटैक झेला था। ओल्ड डॉवेस्ट ने अपने शरीर की ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा कि उस पाम स्ट्राइक ने उसे बेहद कष्ट दिया था और आज तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया। उसने बताया कि केवल इसलिए वो इतने लंबे समय तक जीवित रह सका क्योंकि उसका असली रूप एक पत्थर था। होंगे ने शांत स्वर में कहा कि उस समय अगर उनके मास्टर सचमुच उसे मारना चाहते तो ओल्ड डाउस्ट कभी भी उस पाम स्ट्राइक को रोक नहीं पाता। ओल्ड डाउस्ट ने सिर हिलाकर सहमति जताई और कहा कि केवल वही नहीं बल्कि होंगे भी बच नहीं पाती। फिर उसने पूछा कि अगर उनके मास्टर वास्तव में उसे मारना चाहते थे तो उन्होंने उसे डीमन बेरिंग एबिस में गिराकर क्यों छोड़ा और उनके जैसे अस्तित्व ने दोबारा रिकॉर्डिनेट होकर फिर से कल्टीवेशन कैसे शुरू कर दी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा कि इन सभी सवालों के जवाब वो कभी समझ नहीं पाया। बहुत सी बातें ऐसी थी जिनके कारण केवल उनके मास्टर ही जानते थे। फिर उसने हल्की आप भरते हुए कहा कि शायद अब तो उनके मास्टर स्वयं भी उन कारणों को नहीं जानते होंगे। चांद होंगी कुछ देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली कि उसके और उसके बीच की दुश्मनी केवल उसी एक घटना तक सीमित नहीं थी। इसके बाद उसने ओल्ड डॉस्ट से पूछा कि क्या उसने कभी उनके मास्टर से सीधे इन सवालों का जवाब मांगने के बारे में सोचा है। ओल्ड डॉस्ट ने बेपरवाही से उत्तर दिया कि अब वो उस स्थान को छोड़ ही नहीं सकता। उस युग की जो टेबू ओरा उसके शरीर से चिपकी हुई थी, उसने स्वयं उसे एक टेबू अस्तित्व बना दिया था। यदि वह जबरदस्ती वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता तो तुरंत राख बनकर मिट जाता। उसने शांत स्वर में कहा कि अगर उसे सारे जवाब पता भी हो तब भी वो कुछ नहीं कर सकता। चांद होंगी आगे बढ़ी और सिर हिलाकर बोली कि ये सच है। फिर उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा कि उसे अच्छी तरह पता है कि गुचैंग इस समय क्या करने वाला है। उसने स्वीकार किया कि शुरुआत में उसकी इच्छा थी कि वो उसकी पूरी योजना को नष्ट कर दे और ठीक सफलता के अंतिम क्षण में उसे असफल बना दे। लेकिन ओल्ड डॉवेस्ट की बातें सुनने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि ऐसा करना पूरी तरह निरर्थक होगा। लेटर का पहला समूह कुंगजी यूनिवर्स के बाहर दिखाई दिया। उनका लीडर सीधे उस प्लेनेट की ओर देखने लगा। उसने कहा कि डिवाइन रूइन की सफेद धुंध हो वास्तव में उसकी डिवाइन सेंस को भी आइसोलेट कर सकती है। वो मन ही मन डिवाइन रूइन के मास्टर उस रहस्यमय वुमन और एपिक ट्री के बारे में सोचने लगा। उसके पीछे मौजूद बाकी कल्टीवेटर्स ने कुंगजी यूनिवर्स के निवासियों को पकड़कर उनकी सोल सर्च करनी शुरू कर दी। उनमें से एक ने ट्रू एंसेस्टर को रिपोर्ट दी कि यहाँ के नेटिव्स बहुत कम जानते हैं और उन्हें तो अपने ही कल्टीवेशन रियलम्स की सही जानकारी भी नहीं है। पीछे खड़े एक अन्य रेमिनेंट इमोर्टल ने तिरस्कार से कहा कि वे तो बस लो लेवल एंस है, लेकिन उसने ये भी माना क्योंकि वे उनके 4 डाव अचीवर्स को मार चुके हैं, इसलिए उनकी ताकत कम से कम रेमिनेंट इमोर्टल रियलम तक पहुँच चुकी होगी। ये सुनकर
ट्रू एंसेस्टर का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने कहा कि उनके दौड़ ऑफ एक्शंस बेहद खास है और जब वे साथ मिलते हैं तो उनकी संयुक्त ताकत वास्तव में एक रेमिनेंट इमोर्टल के बराबर होती है। फिर उसने दोनों को आदेश दिया कि वे पहले डिवाइन रूइन के मास्टर की ताकत परखें और देखें कि क्या वो सच में उसके खुद कार्यवाही करने लायक है। दोनों ने एक साथ सिर झुकाकर कहा, यस ट्रू एंसेस्टर। दोनों रेमिनेंट इमोर्टल्स ने अपनी शक्ति मिलाकर एक विशाल जॉइंट स्पीयर तैयार किया और उसे सीधे डिवाइन रूइन की ओर फेंक दिया। तभी गुलाबी फूलों की अनगिनत पंखुड़ियां आसमान में उठने लगी। उन पंखुड़ियों ने उस विशाल अटैक की रफ्तार धीमी कर दी और जॉइंट स्पीयर में हल्की दरारें पड़ने लगी। अगले ही पल एक भयंकर एक्सप्लोजन हुआ जिसने उनके संयुक्त अटैक को पल भर में चकनाचूर कर दिया। ये देखकर दोनों रेमिनेंट इमोर्टल्स गहरे सदमे में पड़ गए। उसी समय वे विशाल फूलों की पंखुड़ियां एक कोलोसल हैंड में बदल गई। जैसे ही दोनों ने आने वाले खतरे को महसूस किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो विशाल हाथ पूरी ताकत से उनकी ओर गिरा। उन्होंने घबराकर तुरंत एक ची बैरियर खड़ी की ताकि उस अटैक को रोक सके, लेकिन टक्कर होते ही वो ची बैरियर पल भर में टूट गई और दोनों रेमिनेंट इमोर्टल्स जोरदार झटके से पीछे जा गिरे। दाएं ओर वाले एल्डर ने दांत भीते हुए गुस्से में कहा कि डिवाइन रूइन के मास्टर की कल्चरेशन वास्तव में अथाह और समझ से परे है। उनके पीछे खड़े ट्रू एंसेस्टर ने शांत स्वर में कहा कि ये डिवाइन रूइन के मास्टर का नहीं बल्कि उस रहस्यमयी वुमन का काम था। दाएं ओर वाला एल्डर चौंक कर उसकी ओर मुड़ा और पूछा, क्या इसका मतलब है कि दुश्मन के पास कम से कम 2 रेमिनेंट इमोर्टल्स जितनी ताकत है? ट्रू एंसेस्टर ने तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहा कि अब उसे खुद गंभीर होना पड़ेगा। उसने कहा कि समय बहुत कम है और जल्द ही बाकी लोग भी यहाँ पहुँच सकते हैं, इसलिए अब किसी भी तरह की देरी नहीं की जा सकती। ये कहते हुए उसने अपना इमोर्टल आर्टिफैक्ट बाहर निकाल लिया। दाई और वाला एल्डर उलझन में पड़ गया और बोला, अगर हम अभी इमोर्टल आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं एरा दाव फ्रूट को ही नुकसान न पहुँचे। लेकिन ट्रू एंसेस्टर ने दोबारा दोहराया कि समय उनके पक्ष में नहीं है। दूसरे लोग किसी भी क्षण यहाँ पहुँच सकते हैं, इसलिए अब बिना देर किए सब खत्म करना ही होगा। ये सब देखकर हांगू के चेहरे पर गहरा सदमा छा गया। उसने दांत भी लिए और मन ही मन सोचने लगी कि कहीं उसके लोग सुरक्षित भाग निकलने में नाकाम तो नहीं हो गए। ताइयो याओ ने गंभीर स्वर में कहा कि जिन रास्तों से उनके लोग भागे थे बहुत संभव है कि वे सीधे उन आने वाले इंट्रूडर से टकरा गए हो। तभी उससे भी कहीं ज्यादा भयावह घटना घट गई। उनके चारों ओर का स्पेस जोरों से कांपने लगा, जिसे देखकर हुवांग यू की आंखें हैरानी से पूरी तरह फैल गई। ठीक उसी क्षण ताइयो याओ ने फुर्ती से उनके चारों ओर एक प्रोटेक्टिव बैरियर खड़ी कर दी, क्योंकि इमोर्टल आर्टिफैक्ट अपनी पूरी शक्ति के साथ सक्रिय हो चुका था। वांग अविश्वास से बुदबुदाया, ये दुनिया को तबाह कर देने वाली पावर आखिर है क्या? ताइयो या ने गंभीरता से उत्तर दिया, ये एक इमोर्टल आर्टिफैक्ट है। उसका चेहरा पूरी तरह शांत था। उसने कहा कि वो खुद जाकर उससे निपट लेगी। तभी गुचेंग अचानक उसके पीछे प्रकट हुआ और उसे रोकते हुए बोला कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये काम वो खुद संभाल लेगा। उसने शांत स्वर में कहा कि ऐसे कुछ ही इंट्रूडर से निपटने के लिए उसका हेवनली डॉकारनेशन ही पर्याप्त है। अगले ही पल वॉइड के भीतर से एक धुंधली आकृति बाहर निकली और वो कोई और नहीं बल्कि कुंजी यूनिवर्स का हेवनली डॉ इनकारनेशन था। उसे देखते ही ट्रू एंसेस्टर के चेहरे का रंग उड़ गया और उसके गाल पर पसीने की एक बूंद बह निकली। बिना एक पल गवाए हेवनली डव इनकारनेशन बिजली की गति से आगे बढ़ा और एक विनाशकारी पंच जड़ दिया। वो पंच सीधे इमोर्टल आर्टिफैक्ट से टकराया, जिससे पूरा आर्टिफैक्ट जोरदार कंपन करने लगा। ट्रू एंसेस्टर ने तुरंत अपना इमोर्टल आर्टिफैक्ट वापस खींच लिया और ठंडी हंसी के साथ बोला कि इस अस्तित्व की शारीरिक शक्ति भले ही असाधारण हो, लेकिन केवल एक इकारनेशन उसे कभी पराजित नहीं कर सकता। हेवनली डाउ इकारनेशन ने उसे कोई मौका नहीं दिया और तुरंत दूसरा भारी पंच दाग दिया। इस बार ट्रू एंसेस्टर पूरी तरह तैयार था। उसने तिरस्कार से कहा कि ये सब बिल्कुल व्यर्थ है। उसी समय गुचिंग ने अपनी 2 उंगलियां आगे बढ़ाई और एक रिस्ट्रिक्टिंग स्पेल सक्रिय कर दिया। ट्रू एंसेस्टर चाहकर भी कोई प्रतिरोध नहीं कर सका और पल भर में उस भयंकर रिस्ट्रिक्शन के कारण पूरी तरह जकड़ गया। दाएं और बाएं खड़े दोनों एल्डर्स भी उसी रिस्ट्रिक्शन में फंस गए। दाएं एल्डर ने घबराकर कहा कि ये अचानक दमन आखिर कैसे हो गया, जबकि बाएं एल्डर के चेहरे पर समझ आने का भाव उभर आया। उसने कहा कि इस रन के हेवनली डाउ विल को पूरी तरह रिफाइन करके बदल दिया गया है। अगले ही क्षण हेवनली डाउ इनकारनेशन बिजली की तरह ट्रू एंसेस्टर के पीछे पहुंचा और एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। ये दृश्य देखकर हवांग्यू स्तब्ध रह गया। वो अविश्वास में सोचने लगा कि क्या सच में सब खत्म हो गया? क्या उस तरह का कोई अस्तित्व इतनी आसानी से मर सकता है? ताइयो याओ ने शांत स्वर में कहा कि रेमिनेंट इमोर्टल्स, खासकर वे जो
जो इमोर्टल आर्टिफैक्ट धारण करते हैं इतनी आसानी से नहीं मरते। जैसे कि टायोया ने पहले ही कहा था, ट्रू एंसेस्टर वास्तव में जीवित था। उसने ठंडी आवाज में कहा कि अपने पूरे जीवन में पहली बार किसी ने उसका सिर धड़ से अलग किया है, और वह भी केवल एक इकार्नेशन है। ये वास्तव में चौंका देने वाली बात थी। अगले ही पल उसके बाल रक्त जैसे लाल हो गए और उसका चेहरा भयंकर क्रोध से विकृत हो उठा। वो गरजते हुए बोला कि उसे बहुत हल्के में आका गया है। फिर उसने दहाड़ते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर तुमने हेवनली डेव को ही रिफाइन कर लिया, उससे क्या बदल जाएगा? उसी क्षण उसके हाथ में मौजूद इमोर्टल आर्टिफैक्ट चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से जगमगा उठा और उसने एक विनाशकारी अटैक छोड़ा। ग्लड एक्सट्रीम एनाइलेशन लाइट, वो भयानक प्रकाश किरण वॉइड को चीरती हुई सीधे हेवनली डायो एक्नेशन का पीछा करने लगी। ट्रू एंसेस्टर ने घमंड से कहा, भले ही तुम इस वनरेबल वन को रिस्ट्रिक्ट कर सको, लेकिन इमोर्टल आर्टिफैक्ट की शक्ति को किस चीज से रोकोगे? राख बन जाओ और पूरी तरह एनहिलेट हो जाओ। जैसे ही वो हमला बिल्कुल पास पहुंचा, हेवनली डाओ इनकार्नेशन भागना बंद कर दिया और शांत भाव से पीछे मुड़कर उस अटैक की ओर देखा। तभी अचानक एक विशाल, उग्र, रक्तलाल और बेहद डरावना ऊर्जा भंवर फूट पड़ा, जिसने देखते ही देखते उस विनाशकारी प्रकाश किरण को पूरी तरह निगलना शुरू कर दिया। ये दृश्य देखकर ट्रू एंसेस्टर की आंखें सदमे से फैल गई। वह कांपती आवाज में बुदबुदाया, ये एब्सोल्यूट ओरिजिनोरा, ये चीज यहाँ कैसे हो सकती है? दूसरी ओर जिस बैटलशिप में वे आए थे, वहाँ मौजूद सभी लोग घबराकर अपने ट्रू एंसेस्टर को बचाने के लिए लगातार पुकारने लगे। दोनों ग्रैंड एल्डर्स तुरंत ट्रू एंसेस्टर की ओर दौड़ पड़े, क्योंकि उन्हें साफ महसूस हो गया था कि कुछ बहुत बड़ा गलत होने वाला है। बाय ग्रैंड एल्डर ने गंभीर स्वर में कहा, लगता है डिवाइन रूइन का मास्टर हम सबको एक ग्रेट एलेक्सर में रिफाइन करना चाहता है। सामने का भयावह दृश्य देखकर आखिर उन्हें पूरे जाल का एहसास हो गया। एपो ट्री को चारे की तरह इस्तेमाल किया गया था और पूरे इस वर्ल्ड को एक विशाल पिंजरे में भी बदल दिया गया था। एब्सोल्यूट ओरिजिन और पहले से ही बिछा दी गई थी, ताकि जो भी उसका पीछा करते हुए यहाँ आए उन सभी को एक साथ रिफाइन किया जा सके। ट्रू एंसेस्टर ने जीवित डोमेन की दिशा में नजर डाली और उसके मन में भयानक एहसास कौद गया। क्या डिवाइन रूइन का मास्टर वास्तव में रिकार्नेशन का एंशिएंट हेवनली वेनरेट था, या फिर एब्सोल्यूट इनलैंड का ओरिजिन एंशिएंट एंसेस्टर? तभी गचिंग की शांत लेकिन ठंडी आवाज गूंजी, अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम एराडो फ्रूट का आनंद लेने के योग्य ही नहीं हो। ट्रू एंसेस्टर तुरंत पलटा और पूरी गति से आगे लपका। उसकी गर्जना पूरे वॉइड में गूंज उठी। वो मिल गया। डाकुओं को पकड़ना हो तो पहले उनके सरदार को पकड़ो, और किसी अरे को तोड़ना हो तो पहले उसके कोर्स को नष्ट करो। वो इसी सफेद धुंध के नीचे छिपा हुआ है। अगले ही पल तीनों एक साथ गोचन की ओर टूट पड़े। ट्रू एंसेस्टर्स जोर से गरजा, हमारे हाथों में इमोर्टल आर्टिफैक्ट्स है, सब मेरे साथ मिलकर अटैक करो, उसे दबाकर खत्म कर दो, फिर ये संकट अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे सीधे गुचैंग के जाल में घुस चुके हैं। अचानक तीनों सीधे गुचैंग के डो इमोर्टल वेस्ट के भीतर खींच गए। गुचैंग ने आराम से अपना डोम इमोर्टल वेस्ट वापस हाथ में लिया और हल्की सी सांस छोड़ते हुए बोला, अफसोस पहली खेप में सिर्फ 2-3 बड़ी मछलियां ही मिली। ये तो मेरे दांतों के बीच की जगह भरने के लिए भी काफी नहीं है। वाजे के भीतर से घबराई हुई आवाजें गूंजने लगी, हमें बाहर निकालो। ये सब देखकर हांगू पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसकी हालत देखकर तायो याओ हल्की मुस्कान के साथ बोली, घबराना बिल्कुल सामान्य बात है। 2-4 बार ऐसा देखोगी फिर इसकी आदत हो जाएगी। कुछ ही देर बाद रेमिनेंट इमोर्टल्स का एक और समूह वहाँ पहुँच गया। माओ यूनजी ने तनाव भरी आवाज में कहा, इस यूनिवर्स में कुछ अजीब है। ऐसा लगता है कि जो भी जीव इससे पहले यहाँ आए थे वे सब यही दफन होकर नष्ट हो गए। सामने बिखरे हुए बैटल शिप्स को देखते हुए एक दूसरे व्यक्ति ने कहा, यहाँ तो इमोर्टल आर्टिफैक्ट के रिसाइडल आफ्टर शॉक्स भी मौजूद है। लगता है अभी कुछ समय पहले यहाँ भयंकर बैटल हुई। जीवे डाओ डोमेन से ये सब देखते हुए गुचिंग समझ गया कि इस बार आए लोग बेहद सतर्क हैं और बिना सोचे समझे आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन वो ये भी जानता था कि उनके दिलों में लालच पहले ही जड़े जमा चुका है, इसलिए उसने उनकी थोड़ी मदद करने का फैसला किया। उसने एराडो फ्रूट की सुगंध पूरे विशाल वॉइड में फैला दी। जैसे ही वो खुशबू माओ यजी तक पहुंची, उसने तुरंत उस ओरा को पहचान लिया और समझ गया कि इमोर्टल रोड बस सामने ही है। फिर भी उसने भी सिकोड़ते हुए कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगातार ऐसा महसूस हो रहा है कि ये पूरा मामला किसी जाल जैसा है। उसके बगल वाला व्यक्ति भी सहमत हुआ और बोला, मुझे भी बिल्कुल यही एहसास हो रहा है। लेकिन दोनों ये भी जानते थे कि अमृतत्व पाने का अवसर सचमुच उनकी आंखों के सामने था। उसी समय हेवनली डाओ एक आर्नेशन सीधे उनके सामने प्रकट हुआ और ठंडी आवाज में चेतावनी दी, जो
जो मरना नहीं चाहता वो तुरंत यहाँ से दूर चला जाए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। शुरुआत में सभी थोड़े चौंके, लेकिन तभी उनमें से एक ने कहा, क्या ये सिर्फ एक्नेशन नहीं है? क्या पहले आए हुए सभी लोगों को इसी ने मारा है? दूसरे व्यक्ति ने तुरंत बात आगे बढ़ाई, अगर ये अपना असली शरीर दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि ये कुछ छिपा रहा है। इसकी ताकत भले ही ज्यादा हो, लेकिन आखिर ये सिर्फ रेमिनेंट इमोर्टल लेवल का एक आर्नेशन है। अगर हम सब मिलकर हमला करें तो इसे हराना मुश्किल नहीं होगा। माओ यजी ने सिर हिलाते हुए कहा कि शुरुआत में उसे भी लगा था कि कुंगजी यूनिवर्स में कोई बहुत बड़ा जाल उनका इंतजार कर रहा है, लेकिन अब सोचने पर उसे लगा कि अपर रियलम में ऐसा कोई ट्रैप हो ही नहीं सकता जो उनके जैसे पीक एक्सपर्ट्स को कैद कर सके। उसने यहाँ तक कहा कि अगर पूरा ग फैमिली भी एकजुट हो जाए तब भी उनके जैसे शक्तिशाली समूह को निगलने की ताकत शायद ही उसके पास हो। चेहरे पर गहरे निशान वाला एक रेमिनेंट इमोर्टल हंसते हुए बोला कि सामने जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सिर्फ उन्हें डराने के लिए रचा गया एक दिखावा है। पीछे खड़े एक बूढ़े डाविस ने भी उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा कि उनका दुश्मन वास्तव में उनसे लड़ नहीं सकता, वह सिर्फ उन्हें डरा कर भगाना चाहता है ताकि इमोर्टल रोड और एराडाओ फ्रूट दोनों पर अकेले कब्जा कर सके। निशान वाले रेमिनेंट इमोर्टल ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी भयानक ओहरा मुक्त कर दी और कहा, इमोर्टल रोड हमारी आंखों के सामने है। अगर आज ये मौका खो दिया तो जीवन भर पछताने से भी ये वापस नहीं मिलेगा। चाहे सामने मौत ही क्यों न खड़ी हो, हमें आगे बढ़कर अपनी आंखों से सच देखना ही होगा। अगले ही पल वहाँ मौजूद सभी रेमिनेंट इमोर्टल्स ने एक साथ अपनी पूरी शक्ति से अनगिनत अटैक्स छोड़ दिए और हेवनली डाउ कार्नेशन की ओर टूट पड़े। ये सब देखकर गुचैन के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने कहा, जब अपर रियलम के इन महान लोगों के लिए मैंने दरवाजे पूरी तरह खोल दिए तब ये खुद ही डर कर रुक गए, लेकिन जैसे ही किसी को इन्हें भगाने भेजा उसी पल ये सबसे ज्यादा बेचैन होकर खुद दौड़ पड़े।